थे अपने, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा कोरोजन था। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा आगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कंस्ट्रक्शन मैंने बना रखी, सामने देखेंगे, रिएक्शंस लिख लेंगे फिर, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आप ये देखोगे सर, इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेसिकली। आप कभी भी एक पॉइंट ध्यान में रख लेना, आप, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहला ही पॉइंट नोट करके, आप कभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पूछता भी है कि वाई या कैन वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड। कभी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि सर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कभी भी अकेले नहीं होता। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा वहां रिडक्शन होगा ही होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन कोई कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने वाला सामने कोई होना ही चाहिए हमेशा। तो ध्यान में रखना, कभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड अलोन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड, मैं इतना लिख लेता हूँ, ठीक है ना। कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं अकेले का। क्यों? क्योंकि सर अकेले इलेक्ट्रोड को जब हमने उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डाला, मान लीजिए आप मेजर करना चाह रहे हैं सर, अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं तो एनोड और कैथोड होना बहुत कंपलसरी है, और कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना। कभी भी रिडक्शन अकेला नहीं होता, ना ही ऑक्सीडेशन अकेला होता है। साथ में कुछ और होना चाहिए जो उसको ऑक्सीडाइज करवाए, साथ में कुछ और होना चाहिए जो उसको रिड्यूस करवाए। तो कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकेला नहीं, ये ध्यान में रखना। एग्जाम्पल पर सवाल है ये कि क्यों या क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक सिंगल इलेक्ट्रोड का मेजर किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सर एक सिंगल इलेक्ट्रोड में या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकेला कभी नहीं होता। तो साथ में कुछ और होना चाहिए, और वो साथ में कुछ और जो है वो शी है। ये बहुत सारे और भी इलेक्ट्रोड होते हैं, बट जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो ये है। सो दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज बेसिकली अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये क्या है? ये निकालता नहीं है। एक और बात ध्यान में रखना, ये वैल्यू नहीं बताता है, ये रेफरेंस है सिर्फ, इसके कंपैरिजन में वैल्यू निकलता है। ये बहुत जबरदस्त बात, ये वैल्यू नहीं निकालता, ये सिर्फ रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। सो शी इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सारी बातें बताऊंगा इसके बारे में, ध्यान से देखते रहना, ठीक है जी। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है सर, जिसको ध्यान में रखते हुए या जिस भी सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। आपको जिसका भी मेजर कर, मान लीजिए आपको मैग्नीशियम का पता करना है कितना था, कॉपर का पता करना है कितना था, उसके साथ इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है, और फिर आपको उसका वैल्यू देखने को मिलता है। लेकिन ये वैल्यू नहीं निकालेगा। ये क्यों, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। अच्छा इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो आप देखोगे एक बीकर आपके पास है। अच्छा इस बीकर में आपको देखने को मिलेगा 1 मोल H पॉजिटिव आयन। क्या देखने को मिलेगा? 1 मोल H पॉजिटिव आयन बीकर है। इस बीकर में आपको 1 मोल H पॉजिटिव आयन या 1 मोल HCl, 1 मोल HCl, और इसी HCl आपको क्या मिलेगा? H पॉजिटिव इसी से मिलेगा। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशन, ऑब्वियस अगर शी है तो स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप क्या करते हो, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, आप देखोगे यहाँ पे ग्लास का बीकर है। इस ग्लास के बीकर से यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पंप किया जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को एलो किया जाता है, छोड़ा जाता है। और ये हाइड्रोजन गैस कितने प्रेशर पे छोड़ा जाता है? 1 atm पे। वो आपको पता है, जब हमने नेरनेस्ट इक्वेशन पढ़ा था वहाँ पे भी बहुत बार हमने हाइड्रोजन का प्रेशर लिखा था, और मैंने कहा था ये 1 atm होगा, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस, यह हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल किया जाता है, यह हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे ये प्लेटिनम की तार है, ये पीटी के वायर है, ये प्लेटिनम वायर है, क्योंकि आपको पता स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन है, गैस है, तो गैस में तो प्लेटिनम ही यूज करेंगे हम मोस्टली, ठीक है ना, एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ये आपका प्लेटिनम वायर के साथ सस्पेंडेड, प्लेटिनम वायर के साथ बंधा हुआ, ये भी प्लेटिनम का फॉइल है, प्लेटिनम का ये पीटी का ही फॉइल है, पीटी का ही फॉइल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कवर्ड विद H2, ये प्लेटिनम का ही फॉइल देखने को मिलेगा आपको, और इसके अंदर जो प्लेटिनम होगा पाउडर्ड फॉर्म में, ये ध्यान में रखना। एक तो ये आ गया आपका प्लेटिनम का वायर, इस प्लेटिनम के वायर के साथ नीचे प्रेजेंट है प्लेटिनम का फॉइल, और उस प्लेटिनम के अंदर पाउडर्ड फॉर्म में प्लेटिनम है, और प्लेटिनम कैटलिस्ट का काम भी करता है, ठीक है ना, प्लेटिनम कैटलिस्ट का काम भी देखने को आपको मिलेगा। और इस पूरे बीकर में हाइड्रोजन गैस को एलो किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को बबल किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को बबल किया जाता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है हमेशा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, हमेशा याद रखना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अच्छा अब ये काम क्या करेगा सर? एक और बात इसके बारे में, बहुत खास बात, जो दूसरी बात है, कंस्ट्रक्शन आप देख के लिख लोगे, उसमें दिक्कत नहीं है। दूसरी बहुत खास बात कि इसका जो E0 सेल का वैल्यू है, या इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, दैट इज टेकन एज 0। ये ध्यान में रखना, होता नहीं है, दैट इज टेकन एज 0,
उसको कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो इसका ई नॉट का वैल्यू कितना, इसका ई नॉट का वैल्यू 0.00 वोल्ट, ये प्रिसाइज वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है ना, 0.00 वोल्ट, 0.00 वोल्ट ये लिया जाता है। फिर बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन आए ना 4 कि इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 0.00, इट इज टेकन एज 0.0, इट इज कंसिडर्ड एज 0.0, ये याद रखना, इसको मान के चलते हैं। और किस कंडीशन में 0.0, टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन, ठीक है। और H2 का प्रेशर 1 atm, H2 का प्रेशर कितना 1 atm पे, ठीक है, 1 atm पे। अब मुझे बताइए ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर हमने इसको रेफरेंस मान के चला तो क्या ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह? सर दोनों की तरह, डिपेंड करता है सामने वाला इससे कम पोटेंशियल का था या इससे ज्यादा का था, तो ये एनोड की तरह भी काम करता और कैथोड की तरह भी काम करता। अच्छा, अगर ये एनोड की तरह काम कर जाए, अगर ये एनोड की तरह काम करे, शी एज एनोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड, इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये एनोड की तरह काम करे तो क्या होगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगा। अब इस पूरे खेल में सिर्फ 2 चीजें हैं सर, एक तो H पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन में है, और एक जो आपने हाइड्रोजन गैस बबल किया है। पूरे सोल्यूशन पूरे खेल में सिर्फ 2 चीजें, एक H पॉजिटिव और एक हाइड्रोजन गैस, एक H पॉजिटिव और एक हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करे तो मुझे बताइए एनोड का मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, H पॉजिटिव के पास पहले ही नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन कौन देगा, H2 गैशियस फॉर्म में। किस फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में। तो अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ये जो H2 आपका गैशियस फॉर्म में था, ये H2 गैशियस फॉर्म में ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव। ये तब जब ये किसकी तरह बिहेव करे, एनोड की तरह, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो स्टाइशियोमेट्री को कम करके भी लिख सकते हो। देखो और करके मैं इसी को कैसे लिख सकता हूँ कि मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरली बच्चे को पता होता है कि जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो अगर उस हिसाब से मैं बात कर लूँ तो फिर मैं लिखूंगा 1/2 H2, isn't it? H नहीं लिखूंगा, H गलत हो जाएगा, एटॉमिसिटी ध्यान में रखनी पड़ेगी। 1/2 H2, 1/2 अच्छा 1/2 H2 का मतलब एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एक, और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली H पॉजिटिव, ओनली H पॉजिटिव। ये भी है आपका, ये भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको पुट करेंगे ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा वो लेटर ऑन में बता दूंगा इक्वेशन में, खुद ब खुद चीजें डिवाइड हो जाएंगी अपने। अच्छा, अगर ये किसकी तरह बिहेव करे सर, इफ इट बिहेव एज कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करे तो कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है। अब मुझे बताइए रिडक्शन किसका होगा सर, वो जो सोल्यूशन में H पॉजिटिव था, वो जो सोल्यूशन में H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करने के बाद तो मतलब ये इक्वेशन उल्टी करनी पड़ेगी, यही तो हुआ ना, इस इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो सोल्यूशन में 2H पॉजिटिव था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में, H2। अच्छा, इसी को अगर पर मोल लिखना चाहें तो ये इसी को उल्टा करके लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस है, वो दोनों बातें सेम होंगी, ठीक है। तो ये एनोड की तरह और ये कैथोड की तरह, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन होगा इसका, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम वायर, कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम वायर, और जिसके बॉटम पे प्लेटिनम का फॉइल होगा और उसके अंदर पाउडर्ड फॉर्म में प्लेटिनम होगा, पाउडर्ड फॉर्म में प्लेटिनम होगा, ठीक है। अच्छा, ये सारा का सारा सस्पेंड किया जाता है 1 मोलर H पॉजिटिव आयन के सोल्यूशन में 25 डिग्री पे, और इसी पूरे में हाइड्रोजन गैस को बबल किया जाता है। एक अपने ट्यूब ले रखा है, ग्लास ट्यूब ले रखा है, उससे हाइड्रोजन गैस को बबल किया जाता है। अब यह अगर एनोड की तरह बिहेव करे तो क्या करेगा, जो आपका हाइड्रोजन गैस है इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करे इट विल अंडरगो रिडक्शन, तो जो सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना। और इसको किसकी तरह यूज करते हैं, एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अच्छा इसको रेफरेंस की तरह हमने यूज किया, ध्यान से सुनना अब जो मैं बातें बताने वाला हूँ। मान लीजिए आप क्या करना चाह रहे हैं सर, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर करना चाह रहे हैं। ये भी सवाल आपको एनसीईआरटी पे मिलेगा, और सवाल इस फॉर्म में मिलेगा, मैं नीचे भी लिखा हुआ है शायद, कि कैसे आप मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का, मैग्नीशियम पर्टिकुलरली लिख के दे रखा है, बाय यूजिंग शी, बाय यूजिंग शी। अच्छा, अकेले तो पता नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड लिया है, MgSO4 के सोल्यूशन में डाला है, मान लीजिए आप मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड लिया, MgSO4 के सोल्यूशन में डाल दिया, इसके साथ में तार भी लगी हुई है, सर उसका पोटेंशियल हम पता कर नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन अकेला होता नहीं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर आपको ऐसा करना है, मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ कि Mg इलेक्ट्रोड का, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का क्या पता करना अपने को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखना अब इसका खेल सिर्फ थोड़ा सा ही है, ये समझ में आएगा यहाँ से, इसका खेल सिर्फ थोड़ा सा ही है, बाकी कोई खेल नहीं है इसका ज़्यादा। अच्छा, आपने क्या किया, अगर आपको मेजर करना तो इसको शी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताइए मैग्नीशियम कहाँ पे होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो मतलब मैग्नीशियम एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो मैं उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता है, तो मैं उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बना दूंगा मैं, यहाँ पे बना दूंगा मैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये आ गया बीकर मैग्नीशियम का।
अच्छा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड होगा, ये आ गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, किसमें सस्पेंडेड होगा? MgSO4 मैग्नीशियम आयंस के सोल्यूशन में, वो आपको पता है मैग्नीशियम आयंस के सोल्यूशन में, ठीक है, इसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया MgSO4, सही है, ये आ गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, Mg का इलेक्ट्रोड, ओके। अच्छा, इस Mg के इलेक्ट्रोड को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम? शी के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। बना लेता हूँ मैं शी यहाँ पे, हाँ जी, इस तरीके से बना दिया मैंने। अच्छा, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको क्या मिलेगा सर? ये प्लेटिनम का वायर, और इस प्लेटिनम के वायर में यहाँ पे आपका प्लेटिनम का फॉइल, और इस प्लेटिनम के फॉइल में पाउडर्ड फॉर्म में प्लेटिनम, और यहाँ से आपने क्या लगा रखा है? यहाँ से आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें कौन सा गैस बबल करना आपको? H2 गैस, ठीक है ना। मान लीजिए मैं ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक ग्लास ट्यूब लगा रखा है, और यहाँ से रफली बना रहा हूँ मैं, यहाँ से H2 गैस बबल किया जा रहा है, पता आपको ये? सही है। और इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको इस सोल्यूशन में? 1 मोलर H पॉजिटिव आइन, ठीक है ना, 1 मोलर H पॉजिटिव आइन, और यहाँ से आप H2 गैस को बबल कर रहे हो, ये H2 गैस आ गया आपका, ठीक है, ये H2 गैस बबल कर दिया आपने, ओके। अच्छा, अब इसके साथ जो तार थी सर, इसकी वायर किसके साथ कनेक्ट करनी है? इसकी वायर के साथ, ठीक है ना, इस प्लेटिनम वायर के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, कर दिया कनेक्ट। और साथ में आपको पता बीच में हमने क्या लगाना, ठीक है, वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, ओके, लगा लिया हमने वोल्ट मीटर भी, ये कनेक्ट कर दिया। अब देखिएगा कहानी, अब देखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, इस चीज़ का थोड़ा सा ही रोल है, सिर्फ कुछ भी नहीं, हल्का रोल है, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं था ये, ठीक है। ये आ गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे आ गया आपका मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, ओके। अब अगर आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल आपको ऑलरेडी पता है 0 है, उसका नहीं है, इसका पता करना है। मान लीजिए मेरे को मैग्नीशियम का पता ही नहीं है, अच्छा, ये लगा लिया। अब मुझे बताइए, ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये कैथोड। ध्यान सुनना, रिएक्शन आपको पता है, रिएक्शन आपको पता है। यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा? यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो सर, यहाँ पे Mg से बनेगा प्लस, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? इधर से आगे की तरफ ना, शी की तरफ जाएंगे ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन शी की तरफ जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शी की तरफ आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करेगा? ये H पॉजिटिव जो सोल्यूशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि सर, जो H पॉजिटिव सोल्यूशन में था उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मैं बैलेंस करके लिखूंगा 2H2 फॉर्म में, और क्या बनेगा अपना? H2 गैस बनना स्टार्ट होगा, H2 गैस के बबल बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन तो हो गया सर। अब आपको निकालना है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना बात सर, जब आपने पूरा सेल बनाया ना, इस पूरे सेल का सेल ईएमएफ होगा, और उस सेल ईएमएफ को निकालते हैं पोटेंशियोमीट्री से। मैंने कहा था फिजिक्स में पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, इसी साल पढ़ोगे। ये जो पूरा आपने सेल बनाया ना, इस पूरे सेल का एक सेल ईएमएफ होगा, और उस सेल ईएमएफ को निकालते हैं पोटेंशियोमीट्री से। तो इस पूरे सेल का जो सेल ईएमएफ है, जो कैसे निकालते हैं? पोटेंशियोमीट्री से, ठीक है, देखना ध्यान से। अच्छा, इसका ई सेल किसके बराबर होता है? ई सेल किसके बराबर होता है आपको पता है? ई नॉट कैथोड माइनस, ठीक है ना, सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, ओके। अच्छा, मान लीजिए मैं रफली लिख रहा हूँ वैल्यू, मैं इसका रफली पता है आपको नेगेटिव है, लेकिन मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रफली लिख रहा हूँ, हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहा हूँ। मान लीजिए जब आपने EMF इसका पोटेंशियोमीट्री कैलकुलेट किया, पोटेंशियोमीट्रिक मेथड लगाने के बाद जब आपने इसका ई सेल कैलकुलेट किया, तो इसका ई नॉट सेल आया, किसका ई नॉट सेल? इस पूरे का, शी को मिला के इस पूरे सेल का जो ई नॉट सेल आया, लेट्स से 0.54 वोल्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहा हूँ, बस समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये आया पूरे सेल का वोल्टेज, पूरे सेल का। आपको किसका चाहिए था? इसका चाहिए था। इसका कितना है? इसका 0 है। इसका कितना है? 0। सिर्फ फॉर्मूला का खेल है, बाकी कुछ नहीं। अब मुझे बताओ, जो ई नॉट सेल था, वो कितना आ गया? 0.54 इज इक्वल टू, कैथोड पे कौन है? ये कैथोड पे आ गया शी का कितना होता है? माइनस, पता किसका करना था? एनोड का, और एनोड पे कौन था? मैग्नीशियम। इसका पता करना था ना, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा, इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, कुल मिला के जो ई नॉट मैग्नीशियम है वो सिर्फ माइनस में आएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.54 वोल्ट। इसने, हाइड्रोजन ने सिर्फ इतना किया, शी ने सिर्फ इतना किया और इतना बताया कि जो वैल्यू आएगा पूरा सेल बनाने के बाद, वैल्यू यहाँ से मिलेगा पोटेंशियोमीट्री से, ये सिर्फ इतना बताएगा वो प्लस में आएगा माइनस में आएगा, बस इतना बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। कुल मिला के उस हिसाब से बेकार ही हुआ, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना बहुत मुश्किल होता है, लाइक इम्पॉसिबल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड ना ही ऑक्सीडेशन करेगा, ना ही कोई साथ में और होना चाहिए, तो उसके लिए हमने शी बनाया। अब ये शी क्या करता है? काम कुछ भी नहीं है इसका, सिर्फ सेल को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है, बाकी तो पोटेंशियल इसका 0 है।
तो फिर वो वैल्यू मिलेगा पोटेंशियोमीट्री से। ये सिर्फ इतना बताएगा प्लस आएगा माइनस, प्लस आएगा सिर्फ इतना बता देगा, बाकी कुछ नहीं बताएगा। अच्छा मान लीजिए आपको कॉपर का पता करना था, तो मुझे बताइए अगर कॉपर का पता करना है तो कॉपर का क्या करना पड़ेगा, कॉपर को कैथोड पे रखना पड़ेगा, शी को एनोड पे रखना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए पोटेंशियोमेट्रिकली जब आपने पता किया कॉपर का आता पोटेंशियोमेट्रिकली जो पूरे सेल का शी के साथ कनेक्ट करके आता 0.34, तो मुझे बताइए अब आपने लिखा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.34, उतना ही आएगी। कैथोड कॉपर माइनस एनोड 0, क्योंकि एनोड पे शी था तो वैल्यू उतना ही आएगा जितना था, जितना इधर ही आया। ठीक, तो ये सिर्फ कितना बता रहा है, प्लस था या, इसलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। निकालने में हेल्प नहीं करता, निकालने में हेल्प नहीं करता, सिर्फ रेफरेंस है। सिर्फ क्या है, ये पोटेंशियोमेट्री से काम हो जाता है, ये सिर्फ रेफरेंस की तरह है पूरे खेल में। ठीक है, अच्छा देखिए एक और बात, अब ये है बात बहुत जबरदस्त, ये पॉइंट है बहुत जबरदस्त। आपको ये बताना है कि ई सेल मैक्सिमम कब होगा। अब ध्यान सुनना, अब इसी के लिए मैं नर्नेस्ट बता देता हूँ। अब पहले मुझे ये बताओ, अगर मैंने इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना होता, ये जो मैंने सेल बनाया शी के साथ कनेक्ट करके, मुझे बताइए इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे आता। आपको पता है कि सर प्लेटिनम वायर यूज हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमने प्लेटिनम सॉलिड लिख दिया, लिखा ना कॉमला। अब मैं यहाँ पे ब्रिज आ गया अपना, अब मैं एनोड पे रिएक्शन लिखूंगा। एनोड पे कौन था अपना, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में क्या हुआ था, Mg से Mg+2, Mg+2, लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 मोलर लिया था। ठीक है, अच्छा इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड क्या बना था, H पॉजिटिव से H2, तो मैं लिख लेता हूँ H पॉजिटिव से बना था और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर जो फिक्स है, इससे बना था अपना H2। ठीक है ना, गैसियस फॉर्म में। और जब आपने गैस लिखा तो आपको पता है गैस के साथ में आपको प्रेशर भी मेंशन करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 atm या 1 बार, 1 atm या 1 बार। ठीक है, ये लिख दिया हमने सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, अब देखना ध्यान से। अब मैं आपको ये बोलूँ कि मान लीजिए आपको लिखना है नेर्नेस्ट इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकलता, लेकिन सर सिंगल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल के लिए नेर्नेस्ट लिख सकते हैं, नेर्नेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, ये ध्यान से समझना। नेर्नेस्ट इक्वेशन, नेर्नेस्ट इक्वेशन फॉर शी, नेर्नेस्ट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको ये पता है जब नेर्नेस्ट लिखोगे तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आप नेर्नेस्ट के लिए शी लिखोगे ना, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, H पॉजिटिव प्लस इट गिव्स 1/2 H2, 1/2 H2। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मैंने नेर्नेस्ट लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट जो कितना होगा 0, वो अंडरस्टूड है 0, बट मैं लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है ना, माइनस 0.0 अपॉन n। अब देखना जो मैं ऊपर बता रहा था आपको, चाहे इसको इस फॉर्म में लिखो या चाहे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, इक्वेशन नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ कि क्यों नहीं बदलेगा, इधर से समझ में आ जाएगा। उसके बाद लॉग प्रोडक्ट, बताओ प्रोडक्ट में क्या है, H2 गैस, और गैस का क्या लिखा जाता है, प्रेशर, तो मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, अब चाहो तो इसके स्टोइकियोमेट्री में 1/2 लगा, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका प्रेशर 1 चल रहा है। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या है, H पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता, तो फिर ये H पॉजिटिव की पावर में कितना आ जाता, 2। सर जब मैं इसको सॉल्व करता माइनस प्लस करके, आप देखते यहाँ पे भी 2 आता, एन भी 2 आ जाता ना, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी कितना आ रहा है इनका वैल्यू 1, जब मैं इधर 2 लगाता इधर भी कितना आता 2। फिर इसका जो पावर था आपको पता पावर पीछे आता है, वो 2 और ये 2 वैसे भी कट हो जाता। तो आप लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर पावर 2 लगाए तो इधर भी 2 आएगा, तो इधर 3 लगाओ इधर भी 3 आएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप इस फॉर्म में भी लिख के चल सकते हो। अब बताइए, अब इसमें से एक चीज़ आपको ये पता है कि जो ई नॉट सेल है ये कितना होता है, 0.00 वोल्ट, सिंपली 0.00 वोल्ट। ठीक है, ओके। प्रेशर कितना होता है, ठीक है ना, 1 atm। लेकिन ध्यान में रखना कि आपको रिप्रेजेंटेशन में ये लिखना पड़ेगा। ओके, तो बताइए ई सेल किसके बराबर आ गया, 0 एन का वैल्यू भी पता है 1 है। ठीक है ना, आप 2 भी लेके चलो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इधर भी स्क्वायर आता। ठीक है, सो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059, उसके बाद लॉग प्रेशर जो कितना है 1 है। ठीक है, अपॉन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो H पॉजिटिव आयन डिवाइड में है, अगर मैं इसको ऊपर लेके आ जाऊँ, मान लीजिए मैं इसको ऊपर लेके आ जाऊँ, देखना ध्यान से इक्वेशन कैसे बनेगा, बहुत ज़बरदस्त इक्वेशन। सो ये बनेगा सर ई सेल इज इक्वल टू
-0.059, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर लिख के आ गया तो आपको पता पीछे इधर माइनस वाला प्लस हो जाता है। मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ फिलहाल। मान लीजिए मैंने इसको स्प्रेड करके लिखा, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, देखो मैंने इसको स्प्रेड करके लिखा, बीच में मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ। अगर मैंने इस पॉजिटिव को ऊपर ले आया तो ये लॉग के पीछे माइनस लग जाएगा, वो माइनस और ये माइनस होकर प्लस हो जाता था, ठीक है ना। बट फिलहाल के लिए मैं इसके साथ माइनस लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन। बात समझ में आई मैंने क्या बताया? मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले ऐसे लिखा तो उसके बाद मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता। अब एक और चीज जो आपको ऑलरेडी पता है, दैट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन, पता है, पिछली बार पढ़ा है। सबसे सिंपल फॉर्मूला, बहुत सारे और थे लेकिन ये सबसे सिंपल फॉर्मूला H पॉजिटिव के टर्म में निकालने का, दैट इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन, माइनस लॉग ऑफ ये बराबर pH के, ये बराबर तो बताओ अगर ये बराबर pH के फिर क्या बन गया सर, ये बन गया E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 इंटू pH इंटू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपके जेके बॉस में इस साल नहीं था, पिछले साल सवाल था, pH दिया था, ई सेल पूछा था, जो मैंने उसमें पहला सवाल बनाया ना, सेम पैटर्न पे सवाल था, ठीक है। pH कितना भी बदले उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताइए, अगर आपके पास pH दिया हो और आपको ई सेल पूछे, क्या आप निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस 0.059। अच्छा मुझे बताइए, जितना ज़्यादा pH होगा ये वैल्यू उतना माइनस में आएगा, इसका मतलब ई सेल उतना कम होगा, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन इनवर्स चलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ई सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। अब देखना ध्यान से। अब मुझे बताओ, ये पहले सवाल पे आते हैं फिर देखते हैं। इन विच केस ई सेल इज मैक्सिमम, बताओ ई सेल सबसे ज्यादा किस में होगा? जिसमें pH सबसे कम होगा। इनवर्स चल रहा है, हाँ सही है ना, ये आएगा पहले वाले में। अब मुझे बताओ, अगर मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर लूँ, मुझे बताइए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में pH का वैल्यू कितना होगा? इस शी में pH कितना होगा? pH कितना होगा इसका? इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है H पॉजिटिव का? 1 मोलर। आपको पता pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ये होता है, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 1। अच्छा log 1 0, log 1 शो नहीं, तो pH कितना है इसका? pH 0 है। pH कितना है? 0 है, pH 0। और इसी pH 0 पे, इसी pH 0 इसका ई सेल का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और वो वैल्यू मैक्सिमम कितना है इसका? 0 आ रहा है। वैल्यू कितना आ रहा है? 0। इसके बाद मैक्सिमम ही 0 है इसका 0 आ रहा है, ठीक है। और pH इससे नीचे लेके आप जनरली नहीं जाते, pH माइनस में होता है, ध्यान रखना, pH माइनस में होता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उसको हैमिट कांस्टेंट में मेजर करते हैं, इस फॉर्म में नहीं पढ़ता बच्चा, वो जनरली पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको, वो हैमिट कांस्टेंट के टर्म्स में पढ़ते हैं। pH या तो आप लेके चलते हो 14 तक, 0 से लेके 14 तक जनरली जो स्केल आपका है, ठीक है। तो ये किस pH पे ऑपरेट करता है? 0 पे, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर इस शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एक कंडीशन हटा दी जाए, ध्यान से सुनना, ये इसका एक नुकसान है। नुकसान ये है कि सर ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसमें कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसको मेंटेन करके रखना ये बहुत मुश्किल टास्क है। इसीलिए ये इतना ऐसा मान लीजिए कि खतरनाक रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं है। इससे बेहतरीन इलेक्ट्रोड और भी हैं, जिनमें एक बढ़िया नाम आता है कैलेमोल इलेक्ट्रोड का, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट है नहीं, सिलेबस का पार्ट होता नहीं है वो। एक छोटी सी बात उसके बारे में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम बीएससी नर्सिंग में भी पूछा था, मैंने लिखवाया था बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है पूछ लेता है। आज बीएससी नर्सिंग का पेपर है, में भी सवाल बन जाए कहीं ना कहीं से, देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या सवाल बनेगा। आज नर्सिंग का पेपर है, ठीक है ना, और अच्छा पेपर आता है उनका, अच्छा पेपर आता है। कैलेमोल इलेक्ट्रोड, CALAMOL, कैलेमोल इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है आपका जो E0 का सेल का वैल्यू, ये अपना SR का वैल्यू निकालता है। ये पोटेंशियल का वैल्यू शी नहीं निकालता, शी सिर्फ रेफरेंस है, निकालने के लिए ये यूज होते हैं। या इसके अलावा और बेहतरीन है, मेटल आइन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सिल्वर आइन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटल गैस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, गैस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बहुत बेहतरीन है। शी सिर्फ आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, इसकी एक बात मैं लिख लेता हूँ, ये जो कैलेमोल इलेक्ट्रोड है इसमें HgCl2 यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, HgCl2 इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक। इसमें मान लीजिए कि आप जो इसमें वायर यूज़ करते हो ना, मरकरी का है, और इसमें किसका चल रहा है? अपना प्लेटिनम का चल रहा है, ठीक है। कितने pH पे ऑपरेट करता है? 0 पे। ये बात आपको समझ में आ गई कि pH, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैंने एक और चीज़ लिख रखी है, अब कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लेते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन, जिसमें EMF शी का कितना हो जाएगा? 0। अब आपको डायरेक्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए जो मैंने लिखी अभी। बताइए ई सेल किसके बराबर था? सर ई सेल इज इक्वल टू, वो 0 कर दूं मैं, E0 सेल 0 है ऑलरेडी, तो ये था माइनस 0.059 लॉग 1/H पॉजिटिव आइन, 1/H, यही था 1/H पॉजिटिव आइन के बराबर, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, अब आपको ये पूछ रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा जब शी का
जो ईएमएफ है वो जीरो हो, मतलब ई नॉट सेल तो पहले ही जीरो था। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैं ये भी जीरो कर दूं, अगर मैं ये भी जीरो कर दूं तो उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। चलिए इसको जीरो कर लेते हैं। अगर आपने इसको जीरो कर दिया तो मुझे बताइए बचा क्या, सिर्फ सर बच गया -0.059 log 1/H पॉजिटिव इज इक्वल टू किसके बराबर, जीरो के बराबर। सही, जीरो के बराबर हो। अच्छा इसको उल्टा कर लेते हैं पहले, बताइए कितना आएगा। ये आएगा log H पॉजिटिव ऊपर माइनस माइनस दिया जाएगा 0.05 इज इक्वल टू जीरो। लॉग एच पॉजिटिव, इधर एच पॉजिटिव निकालना आपको, मैं इधर ही रख लेता हूँ, इसको इधर लेके जाऊंगा, ये भी जीरो, उधर पहले ही जीरो चल रहा है, इधर लेके जाऊंगे जीरो, प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो, ठीक है। अच्छा अब ये जो एच पॉजिटिव आ रहा है, लॉग इधर जाके एंटी लॉग ऑफ जीरो, और एंटी लॉग का मतलब 10 की पावर, सो 10 की पावर कितनी, और 10 की पावर जीरो का मतलब 1, सही है ना, 10 की पावर जीरो का मतलब 1। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, ये ध्यान में रखना, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, कितना 1 मोलर निकालना आना चाहिए, ठीक है ना, इतनी बात पता होनी चाहिए। दो बोर्ड्स में जो बोर्ड वालों को सवाल आता है उनको सिर्फ इतना पूछेगा, हाँ 1 मार्क्स को थोड़ा अच्छा बना लिया वो है, अदरवाइज पूछेगा कंस्ट्रक्शन शी का बता दो और बस रिएक्शन लिख लो, इतना सा पूछ लेता है, सिर्फ इतनी सी कहानी पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा मैंने ऊपर ही बता दिया, ये मैंने ऊपर ही बता दिया कि कैसे आप मेजर करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का। सर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड लेंगे, उसको डिप करेंगे हम SO4 सोल्यूशन में, हाफ सेल बनाएंगे और फिर शी को पकड़ेंगे, उसको कैथोड पे रखेंगे, इसको एनोड पे रखेंगे, वायर को कनेक्ट करेंगे, फिर पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से इनका ई सेल निकाल देंगे, ई नॉट सेल निकाल देंगे, सेल EMF निकाल देंगे, और जब सेल EMF निकल गया तो शी का तो पहले ही जीरो होता है, फिर समझ में आ जाएगा उसका कितना आ रहा है प्लस या माइनस करके, ठीक है ना, वैल्यू चेंज हो जाएगा सर, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कहानी, ठीक है जी, देखिएगा। अच्छा नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ कोरोजन, ये इंटरेस्टिंग है, ये मज़ेदार है, कोरोजन, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी है वैसे, ये 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपने, थोड़ा टॉपिक था ये, ठीक है, देखना ध्यान से। मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए आपने क्या किया, आप मैं एग्जांपल देके चलता हूँ, देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। मान लीजिए आप नई नई टीन लेके आ गए, घर बना रहे, नई नई टीन लेके चमक रही है, टीन लेके आगे चमक रही है, ठीक है ना। ये मान लो ये आप टीन लेके आगे, मैं ब्लॉक फॉर्म में बना लेता हूँ, चमक रही है, रिफाइंड मेटल है, बहुत ज़बरदस्त सुंदर मेटल, ठीक है ना। मान लीजिए आपका रिफाइंड मेटल है, ये क्या रिफाइंड मेटल, हाँ ठीक है ना, बहुत सुंदर है, नया नया चमक रहा है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद आप ये देखोगे कि इसको जंग लग जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, मामला समझना सर, कुछ फैक्टर हैं जो इसके पीछे पड़ जाएंगे। पहला फैक्टर आएगा अपना इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, कौन सा, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर इसके पीछे पड़ेंगे, और उन इन्वायरमेंटल फैक्टर में भारी रोल मॉइस्चर का होगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, और मॉइस्चर में यही जो H2O है, ठीक है। और भी गैसेस, SO2 गैस भी इफेक्ट करता है, बट इन जनरल लिख रहा हूँ मैं ऐसा वाला, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, इन्वायरमेंटल फैक्टर के अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्टर भी ऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई रोल होगा, तभी तो ये टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल भी होगा, सो इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्टर भी लिख लेता हूँ मैं। ये कैसे होगा ये देख लेंगे हम अभी, इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्टर। अच्छा होगा क्या सर, ये दोनों मिल के, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व होगी, ये दोनों मिल के इस मेटल को रिएक्ट करवाने पे मजबूर करेंगे। और जब ये मेटल रिएक्ट करेगा, अब रिएक्शन तभी होता है, ध्यान से समझना बात को, रिएक्शन तभी हो जब स्पॉन्टेनियस हो। इसका मतलब जब रिएक्शन होगा तो आगे बनने वाली चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है, आगे बनने वाली चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। सर ये रिफाइंड मेटल जो था, जो मेटल आपका था जिसपे कोई भी जंग नहीं था, चमक रहा था बहुत ज़बरदस्त, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि इस मेटल के सरफेस पे कुछ स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं। इस मेटल के सरफेस पे क्या हो जाएगा, कुछ स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वही मेटल, और इस मेटल के सरफेस पे आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे यहाँ पे कुछ स्टेबल कंपाउंड्स के लेयर्स बन जाएंगे, और ये जो स्टेबल कंपाउंड के लेयर इसके ऊपर बनेंगे, सरफेस से स्टार्ट होता है, ये बल्क में नहीं जाता फिलहाल, सरफेस से स्टार्ट होता है। तो ये जो बनेगा ना, दीज आर नथिंग बट स्टेबल मेटालिक कंपाउंड्स, जो भी मेटल होगा, स्टेबल मेटालिक कंपाउंड्स। ये रिएक्ट करेगा दोनों इन्वायरमेंटल फैक्टर और ये लगेगा, और उसके बाद इस मेटल के सरफेस पे कुछ स्टेबल कंपाउंड बनेंगे उसी मेटल के, उसी जो इसकी अब देखो होना नहीं चाहिए ऐसा, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि इतना पैसा खर्च करके लेके आ रखे हैं और कोरोजन हो गया, इसको जंग लग गया, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन नेचुरली होगा ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सर इस पूरी चेंज के लिए जो आपका ई नॉट सेल का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव तो डेल जी नेगेटिव, हम देख भी लेंगे, और अगर डेल जी नेगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। आप कुछ भी कीजिए होना ही होना है, जब तक ना आप कोई ऐसा मान लीजिए कोई सैक्रिफिशियल मेथड है, कोई ऐसा मेथड ना लगा लो, तो ये चीज़ होगी। ये स्टेबल कंपाउंड क्या होंगे
सर ये स्टेबल कंपाउंड हो सकते हैं आपके पास, जैसे आयरन होता है, आयरन के केस में ऑक्साइड्स, तो ये जो स्टेबल कंपाउंड होंगे ये हो सकते हैं कि ऑक्साइड्स हो मेटल के, क्या हो, कुड बी मेटल ऑक्साइड्स, इट कुड बी मेटल सल्फाइड्स, ये सल्फाइड्स भी हो सकते हैं, इट कुड बी मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, मेटल कार्बोनेट्स, कुड बी हाइड्रोक्साइड्स, ये हाइड्रोक्साइड्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो कंपाउंड बनेंगे, तो बेसिकली ये जो कंपाउंड होते हैं ना, जो बनते हैं मेटल के, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनका एक पर्टिकुलर कलर होगा, जैसे रस्ट होता है आपका ब्राउन कलर का होता है, ठीक है वो सॉलिड है, वो क्या सॉलिड, इसके सरफेस पे स्टेबल कंपाउंड जो उसी आयरन के बनेंगे, उसी आयरन के बनेंगे और स्टेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ कि आयरन के केस में, अगर आपने आयरन का केस पकड़ा, आयरन के केस में आप ये देखोगे कि आयरन जब इन पूरे फैक्टर्स पे कैसे काम होता है वो मैं दिखाने वाला हूँ नीचे, जब ये पूरे फैक्टर्स पे ऑपरेट करेंगे तो आप ये देखोगे कि इसका जो लेयर था, इसका जो सरफेस था, उसमें आप स्लो ईटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इसका लेयर धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी परत 1 by 1 खाना स्टार्ट हो जाता है, और खाता कोई नहीं है, खाता कोई नहीं है, वही आयरन रिएक्ट करता है और अपने कुछ स्टेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और आयरन मेजोरिटी में बनाता है ऑक्साइड्स, क्या बना लेता है, ये बनाता है Fe2O3, Fe2O3 या FeOH ट्वाइस, FeOH ट्वाइस, ये कंपाउंड्स बना लेता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपका सिल्वर होगा, मान लीजिए सिल्वर है, तो सिल्वर को भी जंग लग जाता है, इसको टार्निशिंग ऑफ सिल्वर पढ़ते हैं, ठीक है ना, और ये बनाता है सल्फाइड्स, Ag2S, इवन हाँ बिल्कुल, आपका कॉपर है सर, कॉपर में भी ये काम हो जाता है और ये हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड्स, CuOH ट्वाइस, CuOH। कुल मिला के जो मेटल्स हैं, उन मेटल्स पे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑपरेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगने वाली है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने स्टेबल कंपाउंड्स में, कुछ स्टेबल हो सकता है वो ऑक्साइड्स हो सकता है वो सल्फाइड्स हो सकता है वो हाइड्रोक्साइड्स हों, ये जो स्टेबल कंपाउंड्स बनेंगे, सारे जो स्टेबल कंपाउंड्स आपके पास बनेंगे, इसकी वजह से मेटल की जो सरफेस होती है, मेटल की जो लेयर्स होती हैं, वो मेटल्स की लेयर धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो आयरन था पहले, अब वो आयरन का ऑक्साइड बनेगा, अब वो आयरन का ऑक्साइड, तो इसकी वजह से ये होगा कि धीरे धीरे स्लो ईटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो मेटल का सरफेस है ये स्लोली क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस का स्लो ईटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लो ईटिंग ऑफ, ये खाता कोई नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये टर्म ऐसे लिखी जाती है, खाता कोई नहीं है, स्लो ईटिंग ऑफ मेटल सरफेस, ठीक है ना, स्लो ईटिंग ऑफ मेटल सरफेस, ये होना चाहिए नहीं लेकिन होता है इसलिए क्योंकि डेल जी नेगेटिव होता है, इसके लिए डेल जी नेगेटिव होता है। दिस चेंज, दिस कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू इट्स स्टेबल कंपाउंड्स, इनटू इट्स स्टेबल, वेदर सल्फाइड्स, वेदर हाइड्रोक्साइड्स, वेदर कार्बोनेट्स, जो भी होंगे, दिस कन्वर्जन इज नोन एज कोरोजन, दिस कन्वर्जन इज नोन एज, ये ध्यान में रखना, कोरोजन अलग बात है और रस्ट अलग बात है, कोरोजन अलग बात है और रस्ट एंड प्रोडक्ट है, रस्ट एंड प्रोडक्ट है, ये जो बनाया ना हमने, ये रस्ट है, ये एंड प्रोडक्ट है, बट ये जो पूरा फिनोमिना है, ये पूरा कन्वर्जन जो है कि मेटल का अपने मेटल के स्टेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना, एनवायरमेंटल फैक्टर लगा के, इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्टर लगा के, दिस कन्वर्जन इज नोन एज कोरोजन, दिस कन्वर्जन इज नोन एज, सो कोरोजन का मतलब कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, सही है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन, या ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेता हूँ मैं और इजी रहेगा, ठीक है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किसका, मेटल का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल टू, मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पता है, मेटल टू इट्स स्टेबल कंपाउंड्स, मेटल टू इट्स स्टेबल कंपाउंड्स, मेटल का मेटल के स्टेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना बाय एनवायरमेंटल फैक्टर एंड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्टर, दिस इज नोन एज कोरोजन, दिस इज नोन एज। अच्छा, अब जब ये 5 अब आता, इस बार भी था 5 मार्क्स में आता बोर्ड वालों को, ये फिर पूछता है कि बताइए कोरोजन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व है, आपको ये चीज़ देखनी कि कोरोजन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व है, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगानी है, देखना आप ध्यान से, अब देखना ध्यान से, मान लीजिए आपने क्या कर लिया, आपने एक आयरन ब्लॉक कंसिडर कर लिया, क्या कंसिडर कर लिया, आयरन का एक ब्लॉक कंसिडर कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, जो आपने आयरन ब्लॉक कंसिडर किया, अब देखेंगे इस आयरन ब्लॉक में, ये जो आयरन का ब्लॉक है, मान लीजिए आयरन ब्लॉक मैंने कंसिडर कर लिया, इस आयरन के ब्लॉक में यहाँ पे मैंने जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे ना, आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं जो आपका सरफेस है वो रफ होता है, कहीं ना कहीं उसमें कैविटीज मिलेंगी, या कहीं ना कहीं रफली सरफेस होगा, कहीं कट लगा होगा, ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो वो जो रफली सरफेस आपका होगा, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज आयरन ब्लॉक, दिस इज आयरन ब्लॉक। सर, इस आयरन ब्लॉक का जो रफ सरफेस होगा, इस आयरन ब्लॉक का जो रफ सरफेस है जहाँ पे इंप्योरिटीज वगैरह होंगी, ये मैंने रफ सरफेस बनाया, ये बिहेव करेगा एनोड की तरह, किसकी तरह, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीजन। मुझे बताइए, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगानी है, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगानी है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी। सर, एनोड पढ़ेंगे,
कैथोड पता होना चाहिए, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक ये आ गया आयरन का ब्लॉक। मान लीजिए बारिश पड़ गई या इवन मॉइस्चर है, बारिश पड़ गई मॉइस्चर है। अब आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, बारिश पड़ गई सर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये पानी के साथ मिल गया, टीन पे बारिश पड़ गई, जमा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें था डिसॉल्व फॉर्म में, ये मिलके बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेगा? कार्बोनिक एसिड। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये वो सोल्यूशन है, ये आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की तरह, ठीक है। अच्छा कार्बन, अब आपको याद कैसे रखना है सो दैट आप रिएक्शन बैलेंस करके चलो हमेशा। लेड एसिड बैटरी याद रखना, उसमें H2SO4 कितने मोल थे? 2। सिमिलरली यहाँ पे कार्बोनिक एसिड के 2 मोल, कार्बोनिक एसिड के 2 मोल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके 2 मोल कंसिडर कर लूँ, मान लीजिए मैं इसके 2 मोल कंसिडर करके चलता हूँ, तो मुझे बताइए अगर मैं 2 मोल H2CO3 लिखूँ तो ये क्या बना लेगा? सर ये इलेक्ट्रोलाइट आयनिक फॉर्म में होगा, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 4H पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स CO3 -2। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये पूरे खेल को बिगाड़ता है ये है। और अगर कभी इसको ब्लॉक किया जाए ना, पूरा कोरोजन रुकेगा, देखेंगे हम लेटर ऑन कैसे। अच्छा ये आ गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक एनोड कौन बिहेव कर रहा है? आयरन खुद, आयरन खुद, ठीक है। अच्छा अगर ये आयरन एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो मुझे बताइए एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। 2 मोल इसके याद रखे थे, 2 मोल इधर लेके चलो, 2 टाइम्स Fe, 2 टाइम्स बताओ, 2 टाइम्स Fe से क्या बनेगा? 2 Fe + 2। और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन छूटेंगे? साथ में कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा? एक Fe से, हाँ बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन, Fe से Fe + 2 जा रहा है ना, 2 मोल थे तो 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इसने, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एट एनोड। एट एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन। और एनोड कौन बिहेव कर रहा है? आयरन खुद। लेकिन सर हर जगह से नहीं, कुछ पर्टिकुलर जगहें हैं जहाँ पे इसका सरफेस थोड़ा रफ होगा, ठीक है ना। अच्छा उस टाइम पे क्या होगा कि जो आयरन आपका था, 2 मोल याद रखने आपको, आयरन सॉलिड से 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना रहा है 2 टाइम्स Fe + 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब इलेक्ट्रॉन छोड़े, ऑक्सीडेशन हुआ। सर अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन छोड़े इसने, ठीक है। तो इसका जो SRP का वैल्यू रहता है वो है -0.44 वोल्ट, -0.44। ये अभी तक नीट में नहीं पूछा है, ये NCERT पे गिवन है, लेकिन इसके रिलेटेड बात नहीं पूछी है, और कभी ना कभी पक्का पूछेगा, क्योंकि NCERT से ही सवाल बनना है तो कभी ना कभी पक्का पकड़ लेगा कि इसका ई नोट सेल कितना था, इसका कितना था। ध्यान रखिएगा -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट, ओके। अच्छा उसके बाद ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, सर ये 4 इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भागना चाहेंगे? कैथोड। अब ये हमने खुद से एनोड कैथोड तो सेटअप किया नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा आयरन का ब्लॉक खुद एनोड और कैथोड की तरह काम कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खुद सेटअप हो रही है, हमने नहीं किया। अदरवाइज अभी तक जो हम सेल पढ़ रहे थे, एनोड हम बना रहे थे, कैथोड हम बना रहे थे, सॉल्यूशन हमने डाला था। यहाँ पे नेचुरल काम हो रहा है। तो ये नेचुरली आपका जो कार्बोनिक एसिड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलने से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की तरह काम करने लग गया। अब उसके बाद ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, सर इन 4 इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन पकड़ के ले जाएगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन कैथोड। अब आप देखोगे सर कैथोड कौन? सर कैथोड भी आयरन ही होगा, लेकिन ध्यान से सुनना, कैथोड आयरन की सरफेस तो इसी का चल रहा है, आयरन का वो पोर्शन जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना एक बात, आयरन का वो वाला पोर्शन जहां O2 की मात्रा ज्यादा है, जहां O2 की मात्रा ज्यादा होगी, जहां O2 की मात्रा ज्यादा होगी वहां पे कैथोड की तरह काम कर लेगा ये, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इस वाली जगह पे लिख लेता हूं मैं, मान लीजिए ये आपका जो पोर्शन था ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह? और यहाँ पे क्या चीज जरूरी है? O2 जरूरी है। क्या जरूरी है? O2। अच्छा ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ, ये आपको पता है। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ? और ये जो H पॉजिटिव आपके थे, ये H पॉजिटिव की कहाँ की तरफ? कैथोड की तरफ, ठीक है। अब कैथोड पे जाके क्या होगा देखिएगा बात ध्यान से। तो अब मैं लिख लेता हूँ एट कैथोड रिडक्शन। कैथोड पे क्या होना है? रिडक्शन, ठीक है। बताइए कैथोड पे कौन कौन आ गया? सर एक तो कैथोड पे आ गया यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से O2, बहुत इंपॉर्टेंट, O2 आ गया, प्लस साथ में 4H पॉजिटिव और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मिलके क्या बना लेगा? ऑब्वियस वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर। तो मैं लिख लूंगा 2 टाइम्स H2O, बन गया ना, 2 टाइम्स H2O, 2 टाइम्स। अच्छा बताइए रिडक्शन हुआ? सर अगर रिडक्शन हुआ तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल का वैल्यू रहा होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है 1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट, ठीक है। ध्यान में रखना, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा वहाँ पे कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 1.23 वोल्ट। अब मुझे बताइए अब क्या लिखेंगे हम इसका नेट रिएक्शन? अब हम इसका नेट रिएक्शन, ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगी, अभी तक कोरोजन नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगी, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नेट रिएक्शन। पता है नेट रिएक्शन में क्या आएगा? 2 टाइम्स Fe सॉलिड, ओके, प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन बराबर है, कैंसिल कर दिया हमने, इट विल फॉर्म 2 टाइम्स Fe
+2 टाइम्स H2O। और इसका साथ में, क्योंकि मैंने नेट रिएक्शन लिखा तो मैं साथ में E0 सेल निकाल दूं। बताइए E0 सेल कितना आ जाएगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो ये आ जाएगा 1.23 माइनस, और वो माइनस फॉर्मूले के साथ में 0.4, यही आएगा ना। 4 3 7 4 2 6 1.67, सही है, ये आएगा 1.67 वोल्ट। बताइए E0 सेल आ गया पॉजिटिव, और अगर E0 सेल पॉजिटिव आया तो डेल जी नेगेटिव होगा, और ये कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस है, ये कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस, दैट इज वाई ये कन्वर्जन आपका स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा सर, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ तक लग गई, लेकिन सर जो काम होना था वो तो हुआ ही नहीं। ये तो मसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगी ना, काम अपना था रस्ट। काम ये था कि जो आयरन था ये अपने स्टेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता, तब जाके वो आपको रस्ट की फॉर्म में दिखता। अब देखिए इसके बाद जो तीसरा मामला इससे थोड़ा आगे है, मामला है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो मैंने साथ में कहे थे, वो भी साथ में आएंगे, ठीक है सर। अब जब ये सारा मामला हुआ, यहाँ पे क्या मिला, एनोड से क्या मिली मेन चीज आपको, Fe+2, और कैथोड से क्या मेन चीज मिल रही है आपको, वाटर, है ना। कैथोड से मेन चीज क्या मिल रही है आपको, वाटर, 2 टाइम्स H2O, 2 टाइम्स ये मिल रहा है आपको कैथोड से, ठीक है जी, ये मेन चीज कैथोड से मिल रही है। अब ये दोनों चीजें जो एनोड पे बने और जो कैथोड पे बने, अब होगा इनका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। अब तीसरी चीज क्या आएगी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, यहां पे लिख लेता हूं मैं। अब होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कुछ नहीं सर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। बताओ ये Fe+2 2 टाइम्स Fe+2 प्लस साथ में वाटर 2 मोल 2 टाइम्स H2O, और साथ में एक एटम ऑक्सीजन का, लेकिन एक एटम तो लिख नहीं सकता मैं, तो मैंने O2 लिखना और साथ में क्या लिखना 1/2, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना सर। ये मिलके बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मिलके बनाएगा Fe2O3। ये क्या बनाएगा, Fe2O3। अब काम बनेगा, ये बनाएगा Fe2O3 ये बनेगा। अच्छा जब ये बना Fe2 बना, Fe2 हो गया, O कितने आ गए 3, ठीक है, 2 यहां से आए और एक यहां से आया, 3 लगने थे, मैंने 3 ही लिखे, इसीलिए बचा क्या, हाइड्रोजन बचे सिर्फ, कितने 4 हाइड्रोजन बचे 4। अब जब 4 हाइड्रोजन बचे, मुझे बताइए इसके ऊपर +2 था ना, तो अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में हो गया है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, हाइड्रोजन ने छोड़ दिए, जब हाइड्रोजन ने छोड़ दिए तो आपके पास बचा क्या सर, बचा 4H पॉजिटिव, क्या बचा, और यही 4H पॉजिटिव, अगर ये ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया ही ना होता, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ना गया होता, रिडक्शन हुआ ही ना होता। रिडक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट ना होती तो रस नहीं लगता। अब इस पूरी रिएक्शन को करवाने में सबसे भारी रोल अगर ये थोड़ा सा भी जनरेट हुआ, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उसके बाद ये वापस पूरी रिएक्शन में जनरेट होता रहेगा, और ये दीमक की तरह है, जनरेट हुआ फिर से खाएगा, जनरेट हुआ फिर से कोरोजन लगवाएगा, ये कंटिन्यू करता है प्रोसेस को, कंटिन्यू करता है। इसका मतलब ये कि मान लीजिए आपने कभी कोरोजन करवाना है, एसिड फेंक दो मेटल पे, जब मेटल पे एसिड फेंकोगे तो ये जो चीज है ना सर, एसिड से रिलीज होगा, और जब ये रिलीज होगा तो इसकी वजह से कोरोजन का रेट फास्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा इसके बाद मैंने क्या करवाया, मैं नीचे भी लिख देता हूँ, हाँ देखो मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है, इसको भी दिखा देता हूँ फिर मैं। अब तीसरी चीज मैं लिख लेता हूँ कि अब होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, जो एनोड पे बना था और जो कैथोड पे बना था, उसने ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये बना था अपना Fe कितने मोल, 2 मोल, प्लस 2 मोल क्या बना था, वाटर, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 1/2 O2 के साथ, और ये क्या बना रहा है Fe2O3 और साथ में 4H पॉजिटिव, सही है ना सर। ये जो Fe2O3 बना, अब ये हाइड्रेट हो जाता है, ये सॉलिड होता है, क्या होता है सॉलिड। अब ये क्या करता है, ये सॉलिड है, और मैंने आपको पहले भी बताया, ध्यान में रखना, इवन आपने 11th में भी पढ़ा है, ये जो सॉलिड होगा, इस सॉलिड के कैविटीज में जगह खाली होती है, ये वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाता है, वहां पे हाइड्रेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, हाइड्रेशन। सो इट विल अंडरगो हाइड्रेशन, ये क्या करेगा, हाइड्रेशन करेगा सर, इसकी कैविटीज में वाटर मॉलिक्यूल जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, हाइड्रेशन करेगा, और जब ये हाइड्रेशन करेगा तो एन टाइम या एक्स टाइम वाटर मॉलिक्यूल, कितने टाइम, एन टाइम या एक्स टाइम वाटर मॉलिक्यूल इसकी कैविटीज में बैठेगा, और क्या बन जाएगा फिर सर, फिर बनेगा Fe2O3 डॉट कितने टाइम वाटर, एक्स टाइम वाटर, ये बन जाएगा। और ये जो बना ये होता है सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और ये आपको देखने को मिलता है ब्राउन कलर का, ये मिलता है आपको ब्राउन कलर का, और ये वही ब्राउन कलर का रस्ट है जो टीन के ऊपर लगता है, जो मेटल के ऊपर लगता है, ब्राउन कलर का रस्ट। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, जो ब्राउन कलर का है, दिस इज रस्ट। तो रस्ट इज बेसिकली सॉलिड कंपाउंड ऑफ आयरन विच इज फेरस ऑक्साइड, और ये साथ में क्या है, एन टाइम्स हाइड्रेट। इसको हम पढ़ते हैं, इसको अगर आप पढ़ना चाहें, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड
हाइड्रेटेड, कभी कभार पूछता है, 1 मार्क्स में पहले भी आए बोर्ड्स में, फॉर्मूला पूछ लेता है, दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसके साथ में लिखना पड़ता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा यहाँ पे 3 ऑब्वियसली, 3 2 6, 3 2 6, तो +3 में, कितने में +3 में रोमन में लिखना पड़ता है, जिसको आप स्टॉक नोटेशन पढ़ते हो, लास्ट टाइम भी था ये रेडॉक्स रिएक्शन में स्टॉक नोटेशंस, ठीक है। तो ब्राउन कलर का रस्ट, दिस इज कॉल्ड रस्ट, दिस इज कॉल्ड, एंड दिस होल फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ आयरन Fe to this Fe to O3 via these chemical reactions, this is called corrosion. This whole process is known as, इस पूरे प्रोसेस को corrosion बोल देंगे, ठीक है जी। देखिए ये वो कहानी है, ये पूरे सरफेस पे पानी पड़ा हुआ है, और इस पानी से बना क्या था, इस पानी की क्या कहानी थी सर, पानी में वाटर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ये जो CO2 था, और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बना था कार्बोनिक एसिड, ये था ना H2CO3, और इससे जो H पॉजिटिव निकल रहे थे वो H पॉजिटिव इस पूरे खेल में काम में आ रहे थे, ठीक है। ये आयरन का ब्लॉक, ये देखो रफली सा बना रखा है, ये एनोड की तरह, ये एनोडिक साइड, ये एनोडिक साइड। अच्छा, एनोडिक साइड से आयरन Fe+2 में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा वो किसकी तरफ जाएंगे, और कैथोडिक साइड वो होगी जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा है, ये ऑक्सीजन की मात्रा कैथोड पे जाके, और 4H पॉजिटिव जो निकल के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और फिर उसके बाद ये Fe+2 और ये वाटर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रस्ट में, दैट इज Fe2O3.x टाइम्स H2O, Fe2O3.x टाइम्स H2O, ये रस्ट लग जाएगा। ये रिएक्शन लिख रखी नीचे एनोड पे और कैथोड पे, पोटेंशियल से याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका कि कैसे आप कोरोजन को या रस्ट को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू बता सकते हो, कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, कैसे इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे बताना ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रमोट कर सकते हैं कोरोजन को, जो एनहांस कर सकते हैं कोरोजन को, क्या लगता है आपको, क्या कोरोजन को एनहांस करने वाले कोई फैक्टर होंगे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ फैक्टर्स, ये लॉजिकल बातें। अब इसके बाद वाली जो बातें हैं ना, ये मेमोरी बेस्ड बातें हैं, बस याद रखने वाली बातें, कैसे प्रिवेंट करें या कौन कौन से फैक्टर एनहांस कर सकते हैं। सो फैक्टर्स इफेक्टिंग कोरोजन, फैक्टर्स इफेक्टिंग कोरोजन, कुछ लॉजिकल बातें साथ में जो देख लेंगे आप, ठीक है ना। अच्छा बताइए कौन कौन सा फैक्टर कोरोजन का इफेक्ट करता है सर। एक तो हमने ऊपर ही देखा मॉइस्चर था, मैं 1 बाय 1 लिख लूँ। एक तो मॉइस्चर था अपना, वही ह्यूमिडिटी मॉइस्चर है ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद कुछ गैसेस, CO2 हो गया अपना, या इवन SO2 हो गया, सल्फाइड बनाना तब भी लगेगा, ठीक है। ये गैसेस इफेक्ट करती हैं। अच्छा उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर pH कम हो, एसिडिटी, एसिड इफेक्ट करता है। अच्छा बेस न्यूट्रलाइज कर देगा मामला, अगर बेस यूज कर लेना, बेस मामला न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जो H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है उस H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं कोरोजन पे डिमिनिश हो सकता है, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एसिड प्रमोट करता है, एसिड क्योंकि H पॉजिटिव देगा, और वही H पॉजिटिव खेल में आ रहा था अपना पूरा का पूरा। अच्छा मुझे बताइए क्या pH इफेक्ट करेगा? हाँ सर, अगर एसिड इफेक्ट कर रहा है तो pH भी इफेक्ट करेगा। इसका मतलब pH जितना कम उतना कोरोजन रेट ज़्यादा है ना, उतना कोरोजन का रेट ज़्यादा, उतना कोरोजन रेट फास्ट। ओके एक और बात सुनने का ध्यान से, एक और बात सुनिए। अच्छा जनरली जो खारा पानी होता है ना, खारे पानी में कोरोजन जल्दी लगता है। अगर खारा पानी हो ना, खारे पानी में मेटल पे कोरोजन जल्दी हो जाता है सर। ऐसा इसीलिए क्योंकि खारे पानी में नमक होता है, नमक इलेक्ट्रोलाइट होता है, नमक, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने का काम करता है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुंचाता है। वो जो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जा रहे थे उनको जल्दी क्योंकि कंडक्टेंस बढ़ेगा उसकी वजह से, वो इलेक्ट्रॉन्स का खेल जल्दी करवा देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सैलिनिटी या एल्कलाइनिटी, या मान लीजिए आप सैलाइन वाटर जो हो, सैलाइनिटी, या मैं लिख लेता हूँ ऐसा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट आपके पास हो, हाँ खारा पानी, इसकी वजह से भी रेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन रेट। समझ गया ना? क्यों ध्यान में रखना, ऐसा ना हो आपको तो लॉजिकली पूछ भी सकता है, इनको तो पूछने के चांसेस कम है, आपको पूछ लेगा कि बताइए सैलाइन वाटर में कोरोजन का रेट फास्ट क्यों होगा? क्यों? क्योंकि सर आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स है। अच्छा इसके अलावा आपको पता है कि अगर मेटल बहुत ज़्यादा स्मूथ है कोरोजन का रेट थोड़ा कम होगा, लेकिन मेटल जितना इम्प्योर होगा, कट लगे हुए हैं, कैविटीज बनी हुई है, ऐसा रफ सा सरफेस है, तो उसकी वजह से कोरोजन का रेट फास्ट होगा। पानी होल्ड हो गया, काम बंदा गया, ठीक है ना। इसका मतलब इम्प्योरिटीज लिख सकता हूँ मैं, इम्प्योरिटीज या रफ सरफेस है ना, रफ सरफेस। ओके ये फैक्टर्स प्रमोट करते हैं। अच्छा अब इसमें मुझे ये बता दीजिए कैसे कोरोजन से बचा जाए। आपको पता है प्रिवेंशन मेथड, मैं बस मोटा मोटा लिखूंगा, बाकी आपको पता है प्रिवेंशन, ठीक है ना। ये लॉजिकल बातें हैं प्रिवेंशन मेथड में, ठीक है। बताइए प्रिवेंशन मेथड में, हाँ तेल लगाना इज अ गुड मेथड ऑब्वियसली, ठीक है ना।
पेंटिंग, ठीक है ना, पता आपको, पेंटिंग, पेंटिंग, ठीक है, तेल से काम फास्ट भी होगा, ठीक है ना, पेंटिंग, एक आ गया पेंटिंग। अच्छा दूसरा ऑयल ग्रीस, ऑयल ग्रीस सेकंड, ठीक है ना, ऑयलिंग ग्रीस, इससे भी, ठीक है ना, इससे भी कोरोजन का थोड़ा स्लो हो जाता है, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरी चीज़ गैल्वेनाइजेशन, जो आपको पता है, ठीक है ना। तो तीसरी चीज़ मैं लिख लेता हूँ सर, सैक्रिफिशियल मेथड। कौन सा मेथड? कुर्बानी देने वाला मेथड, ये है ज़बरदस्त मेथड, ठीक है। इसको मैं इस टर्म से लिख लेता हूँ, सैक्रिफिशियल मेथड। अब सैक्रिफिशियल मेथड में आपको क्या करना है, अभी मुझे बताइए एनोड कौन बिहेव कर रहा था? आयरन खुद। मान लीजिए ये आयरन का ब्लॉक है, सपोज कर लेना, ये आ गया आयरन का ब्लॉक, ठीक है ना, ये आ गया आयरन, कौन आ गया? अच्छा अगर मैं क्या कर दूं इस आयरन के साथ, मान लीजिए इस आयरन के साथ में मैं मैग्नीशियम की स्ट्रिप कनेक्ट कर दूं, मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम को थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया? या जिंक लगा दिया, चलिए जिंक मान लीजिए, ठीक है ना, जिंक की कोटिंग कर दी थोड़ी सी, ऐसा नहीं पूरा पाइप, थोड़ी सी कोटिंग कर दी। अब आप ये देखोगे कि सर ऑक्सीडेशन कहीं से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात ये देखेंगे, तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह उस टाइम पे? एनोड की तरह। सर अगर एनोड की तरह ये बिहेव करेगा, जो एनोड की तरह बिहेव करेगा उसी को खाया जाएगा, ईटिंग उसी का होगा, क्योंकि एनोड पे तो मास लूज होता है, तो आप ये देखो सरफेस उसी का जाने वाला है। तो अगर ये एनोड की तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन इसका होगा, और अगर ऑक्सीडेशन इसका होगा तो आयरन बच जाएगा, आयरन। तो इसने क्या किया अपने आप को? सैक्रिफाइस कर लिया, ठीक है ना, सैक्रिफाइस कर लिया। इसको हम पढ़ते हैं सैक्रिफिशियल मेथड। और सैक्रिफिशियल मेथड में दो अच्छे नाम आते हैं, एक आता है गैल्वेनाइजेशन का, कि जब जिंक का काम किया जाए, जब जिंक को एनोड रखा जाए, जिंक को, इसको हम क्या पढ़ते हैं? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन, ओके। या इसी में एक और जबरदस्त नाम आता है, वो है टिनिंग, टिन की कोटिंग, किसका? टिन का कोटिंग, ठीक। तो मैं साथ में लिख लेता हूँ टिनिंग, टिन की कोटिंग, किसकी कोटिंग की जाती है? टिन की कोटिंग, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। ये आ गया जी आपका तीसरा मेथड। अच्छा एक और मेथड, इनको एलोबरेट करना आएगा आपको, ये हल्की बात है, इसको एलोबरेट करना आएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बाद वाला मैं लिख लूँगा एलॉइंग इज ऑल्सो अ गुड मेथड, एलॉय बना लीजिए, ठीक है, प्योर फॉर्म में मत रखिए, एलॉइंग। और एलॉइंग में एक अच्छा नाम आता है स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, क्योंकि स्टेनलेस स्टील एलॉय है और उसमें कार्बन की मात्रा भी यूज़ की जाती है। ऐसे जनरली एलॉयज में मेटल मिक्स किए जाते हैं, बट आप देखोगे कि जो स्टेनलेस स्टील आपका है, उस स्टेनलेस स्टील में निकल भी यूज़ हो जाता है, और अपना आयरन तो है ही है, और साथ में यूज़ करते हैं कार्बन को, किसको यूज़ करते हैं? कार्बन को, ठीक है। इसमें अच्छा नाम आता है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। चमकता है ये, बहुत अच्छा खासा चमकता है, इसमें कोरोजन का रेट तो खास है ना, बहुत ज़्यादा, तो इसमें हम कार्बन यूज़ कर लेते हैं। ये शायद एक बार पूछा है नीट में कि कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें आप नॉन मेटल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज जनरली मेटल ही यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अच्छा इसी सैक्रिफिशियल मेथड को आप कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। तो एक हेडिंग बनाने के लिए मैं अलग से लिख लेता हूँ कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। अच्छा कैथोडिक प्रोटेक्शन का ये मतलब है कि आपने क्या करना है, एनोड पे काम चलाना है, कैथोड को बचाना है, ये वही चीज़ है। जिंक लगा लिया, एनोड पे काम चल रहा है, कोई दिक्कत, कैथोड बच जाएगा, कैथोड, क्योंकि कैथोड अभी आयरन बिहेव कर रहेगा, और कैथोड पे उतना मामला होता ही नहीं, मास लूज तो एनोड पे होना है, ठीक है। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन भी एक अच्छा मेथड है, ठीक है। या उसके बाद आपके बैरियर मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स में ये आ गया, पेंट कर दिया, ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट तोड़ जैसे ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा सीधा सरफेस के साथ, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं इसको किस में लिख सकता हूँ इस तरीके से, बैरियर मेथड में, बैरियर मेथड में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। या इसके अलावा अब तो बहुत ऐसा मान लीजिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो बुक्स की बात है जो लिखा होता है, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। या इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं, ये जो सारे मेथड आपने लगाए, इसके अलावा आप प्रयोग कर सकते हैं एंटी रस्ट एजेंट्स का। एंटी रस्ट जैसे ये है ना, ये तो जनरल चीज़ आ गई। अब जैसे मान लीजिए इंसान के लिए कुछ ऑइंटमेंट मिल जाते हैं, सिमिलरली इनके केस में भी क्या मिलता है आपको? एंटी रस्ट एजेंट्स, एंटी रस्ट एजेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, एंटी रस्ट एजेंट्स। और एंटी रस्ट एजेंट से भी कोरोजन आप कंट्रोल कर सकते हो। ये जो मेथड है ना आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन वाला, ये बहुत ज़्यादा ऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है आपके उन मेटल्स को बचाने के लिए जो मान लीजिए आपके जो पानी में इमर्स्ड होते हैं, जैसे सबमरीन है, हमारी सबमरीन है, तो उनमें कोरोजन का रेट वैसे भी फास्ट होता है। मैंने कहा कि समंदर में इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कोरोजन रेट फास्ट हो जाएगा, तो उनमें ये काम बहुत ज़्यादा, ये वाला जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। किस वालों में? मैं लिख लेता हूँ ऐसा, जो इमर्स्ड है, इमर्स्ड इन वाटर, जो इमर्स्ड इन वाटर है, ठीक है। अब एक और बात ध्यान में रख लेना
एक और बात लिख लेता हूँ मैं सर, एक और बढ़िया मेथड में लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ते हो, जो इलेक्ट्रो मैंने एप्लीकेशन में भी बताया था वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये जस्ट याद रखने वाली चीज़ें, लॉजिकल सी हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको क्या करना है, मान लीजिए आप जिस मेटल को बचाना चाह रहे हैं उस मेटल को कैथोड पे रखना है। क्या करना है, कैथोड। ये कहानी आपको पता है, ये कहानी आपको पता, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप देखना। मान लीजिए आपने क्या करना है, जिस मेटल को आपने बचाना है उसको आपने कैथोड बना दिया। सपोज कर लो आयरन ही बचाना आपको, ये आयरन बचाना आपको, ठीक है ना। आयरन का बना दिया मैंने कैथोड, ये आ गया Fe कैथोड, Fe, ठीक है। अब एनोड पे मैं वो रखूंगा जो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोट हो, इसके ऊपर मैं कोटिंग करूंगा। क्या करूंगा, अब देखो पेंट तो मैं कर दूंगा, पेंटिंग तो अलग बात है, लेकिन मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाना सर, ये ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल होगा, ये इलेक्ट्रोलिटिकली करंट की मदद से होगा। किसकी मदद से, करंट की मदद से होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐसा मेटल ले लिया जिसकी मैं कोटिंग करवाना चाह रहा हूँ, और मुझे पता है यहाँ पे वही मेटल होगा, ऑब्वियस है, एनोड पे वही मेटल होगा जिसके पोटेंशियल का वैल्यू इस वाले से कम होगा, मतलब ये वाला ज्यादा रिएक्टिव वाला होगा, है ना, इसका एसआर भी कम होना चाहिए, तभी तो जाके एनोड की तरह। तो ये मैं एनोड पे रख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने जो एनोड पे रखा, लेट्स सपोज मैंने मैग्नीशियम रख दिया। क्या रख दिया, अब आप क्या देखोगे, पूरे काम में आपने यहाँ से करंट पास करना है, ये आपको पता है। यहाँ से आपने बैटरी कनेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने करंट दे दिया, ठीक है। जब आपने करंट दिया तो ये एनोड मास लूज करना स्टार्ट करेगा, सही है ना, ऑक्सीडेशन होगा। ये जैसे मास लूज करना स्टार्ट करेगा किस फॉर्म में आएगा, Mg, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बैटरी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इस कैथोड पे जाके क्या करेगा, चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, यहाँ पे बनेगी लेयर। ये किसकी लेयर बनेगी, मैग्नीशियम की लेयर, ठीक है ना। अब आपने कोट कर दिया, लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल से कोट कर दिया, तो ये जो कोटिंग बनी आपकी, ये किसकी कोटिंग थी, Mg कोट था, ठीक है ना। और ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव, ये मोर, कहीं ना कहीं ये कुर्बानी देगा। बात वही है, बात वही है कि कहीं ना कहीं, अब ऐसा मान लीजिए सेक्रीफिशियल मेथड ही है, कहीं ना कहीं एनोडाइजिंग भी इसको पढ़ते हैं, इसको एनोडाइजिंग भी बोल देते हैं। आप क्या बोल देंगे, एनोडाइजिंग, एनोड की तरह, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग, एनोड कोई और, एनोड कोई और कुर्बानी दे रहा है, ठीक है। ये कर दिया कोट, जब ये कोट कर दिया बाहर निकाल लीजिए, मैग्नीशियम सड़ता रहेगा, अंदर से वो जो चीज़ आपकी वो बचेगी, सही, मैग्नीशियम पे ही होना। इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इफेक्टिव मेथड। अच्छा, एक और मजे वाली बात ये सर, जरूरी नहीं है कि पूरे मेटल पे कोट किया जाए, पूरे मेटल पे कोट करना जरूरी नहीं। अगर आपने थोड़ा सा ब्लॉक भी लगाया ना, एनोड वही काम करेगा, एनोड आके वही काम करेगा, एनोड वही होगा, एनोड वही होगा, काम बन जाएगा अपना, ठीक है। तो ये कुछ मोटे मोटे मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है।